गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि चैप्टर 4 के भौगोलिक ढांचा के कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि अभी कुछ टॉपिक्स और बाकी हैं, इनको कंप्लीट होना है। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक्स है। आठ जो पॉइंट्स है ये हमारा आखिरी है। इसके बाद हम चैप्टर 5 स्टार्टिंग करेंगे। तो फ़िलहाल अभी देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या है। तो जैसा कि भौगोलिक ढांचा में बताया गया है कि मगध में ईसा पूर्व छठी और चौथी मतलब कि 6 और 4 सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण यही बताया जाता है। मतलब कि इसका प्रमुख कारण क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि अयस्क गलाने की जो विधि होती है, तो अग्नि का इस्तेमाल जो किया जाता है, तो यही मगध की ईसा पूर्व छठी जो हम लोग लौह को जो जलाते हैं, कहाँ पाया जाता है ये सब, मतलब कि इस्पात बनाने की जो होती है विधि, तो वही इसमें बताया गया है कि मगध में ईसा पूर्व छठी चौथी सदियों में जो पहला साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका प्रमुख कारण यही बताया जाता है। आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। अब यहाँ पे सीसे के बारे में बात हो रही है कि आंध्र प्रदेश में सीसा भी मिलता है। यही कारण है कि आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले सातवाहनों ने बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए। मतलब कि आंध्र और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, मतलब कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शासन करने वाले सातवाहन थे, जो जितने मतलब कि कुछ हिस्सों में जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया है, वहाँ पे सीसे के सिक्के जारी किए। मतलब कि किस कारण से सीसे के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए थे, किस कारणों से, किस वजह से, वो मतलब कि उस समय में जो सातवाहन ये सोचते थे कि वहाँ पे शीशे बहुत ज़्यादा मिलते थे, शीशे बहुत थे, तो उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए। और सोना इसलिए नहीं जारी किया क्योंकि वहाँ पे आने वाले समय में वहाँ सोने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। तो यही कारण था। प्राचीन काल में मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी। जो प्राचीन काल में जो मुंगेर की ज़िले हैं, वहाँ पे चांदी की खानें मौजूद थी। कहाँ? खड़गपुर की पहाड़ियों में। यही कारण है कि बिहार में मिले पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। जो बिहार में जो मिले हुए पुराने सिक्के हैं, वो आहत चांदी के हैं। सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है। जो सोना है वो कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है। कोलार खानों में मिलता है। जो सोना जो है वो कर्नाटक मतलब यहाँ पे बहुत बात हो चुकी है, जो सोना है वो कर्नाटक के कोलार खानों में मिलता है। सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल में मिला है। जो सोना का जो पुराना अवशेष है वो तकरीबन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कर्नाटक के एक नवपाषाण युगीन स्थल में मिला है। अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन, अधिकांश सोना जो है वो मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया है। अधिकांश सोना जो है वो मध्य एशिया और रोमन मतलब कि यहाँ से वो प्राप्त किया गया है। इसलिए स्वर्ण मुद्रा का नियमित प्रवलन ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ। स्वर्ण मुद्रा जो अविलंब है ईसा के नियमित प्रवलन स्वर्ण मुद्रा का जो नियमित प्रवलन है ईसा की आरंभिक 5 सदियों में हुआ है। थोड़ा सा ना मिस्टेक हो जा रही है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे चैप्टर 4 की भौगोलिक ढांचा थे, सारे पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे चलते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 हमारे क्या है, परिस्थितिक एवं पर्यावरण। तो आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर 5 के पास चैप्टर 6 क्यों कर दिया गया है,
इसमें क्यों कोई टॉपिक्स नहीं लिया दिया गया है। आप लोग ये सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो चैप्टर 5 की जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण है, ये इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझी। इसमें सिर्फ नॉर्मल भारत के मौसम और उसकी परिस्थितियों के बारे में, मतलब कि पर्यावरण के बारे में बताया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं चैप्टर 6 भाषाई ढांचा। जो भाषाई ढांचा है, अभी तक हम लोग ने भौगोलिक ढांचा पढ़ा था, उसके भूगोल के बारे में जाना, इतिहास, भूगोल के इतिहास के बारे में जाना। अब यहाँ पे हम भाषा के बारे में जानेंगे। मतलब कि जो हम लोग भौगोलिक भाषा है उसके इतिहास के बारे में जान लिए हैं। तो अब हमारी बारी, मतलब कि जो अवशेष मिले हैं, क्या है, क्या कैसे नहीं है, तो ये सब हम लोग भौगोलिक ढांचा में जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे भाषाई के बारे में जानते हैं। क्यों, भाषा भी तो जानना ज़रूरी है। अब हर चीज़ के बारे में जान लेंगे क्या है, भाषा नहीं जानेंगे। ये तो जानना चाहिए ना कि किस, मतलब कि किस सन में, मतलब कि किस जगह कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, ये भी तो जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम आपको सिर्फ ये हमको बताना था, एक्सप्लेन करना था, इसलिए थोड़ा सा आपके माइंड में पुट हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दी हूँ। तो यहाँ पे ये दिया गया कि भारत में 550 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ना ही दुनिया कह रही है। ये आर्य शर्मा जी कह रहे हैं कि जो हमारे भारत में लगभग में 5 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो आर्य शर्मा जी इसको कह रहे हैं। तो जो मैंने पढ़ा है आधुनिक समय में, अब तक में जो मैंने पढ़ा है, तो प्रेजेंट में, हमारे प्रेजेंट में 1692 भाषाएं मिलती हैं भारत में। हमारे भारत में जो, मतलब कि 1690, ध्यान दीजिएगा, 1692 भाषाएं मिलती हैं, मतलब कि मिलती हैं और बोली भी जाती हैं। ये जो हमने पढ़ा है। तो आर्य शर्मा जी कहते हैं कि जो 550 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, मतलब कि आर्य शर्मा जी का मानना ये है। ठीक है। अब तो मैं आपको बता दूँ कि अब प्रेजेंट में, मतलब कि इस समय प्रेजेंट में क्या है। अब तो मैं आपको बता दी हूँ, प्रेजेंट में 1692 भाषाएं मतलब कि बोली जाती हैं, मिलती हैं। तो इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल इतना आप जान लीजिए। ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे भी आपको मैं 3 भाषाएं बोल के बता रही हूँ। ठीक है। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।